हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस के पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। मेनली हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रेगुलेशन से रिलेटेड। ओके, क्योंकि अभी तक मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, टोटल 2 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरा बेसिक कवर किया था, सेकेंड पार्ट में मैंने पाथवे कवर किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रेगुलेशन के बारे में। रेगुलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रेगुलेशन एक ऐसा पाथवे होता है जो ये डिसाइड करता है कि कोई चीज़ ऑन रहेगी या ऑफ रहेगी। ओके, रेगुलेट करना यानी उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरे के पूरे पाथवे को रेगुलेट करना जानता है। और अगर हम रेगुलेशन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे जो आप कह सकते हो पूरे रिएक्शन में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेंगे। उनके एक्शन पे डिपेंड होता है कि रिएक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं रेगुलेशन के नाम से। मेनली ये जो टॉपिक होता है बुक में मेंशन होता है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाथवे। तो इसमें जो है मेजर तरीके से 3 एंजाइम के नाम आते हैं रेगुलेशन में। तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि रेगुलेशन होता क्या है। उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलेशन क्या होता है। कुछ ऐसे इवेंट कह सकते हैं या पूरे पाथवे में कोई ऐसे पॉइंट जो ये डिसाइड करेंगे कि पाथवे आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, यानी पाथवे ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। वेरी ऑब्वियस, अगर पाथवे ऑन है दैट मीन्स व्हाट, वहाँ पे एक्टिवेटर का प्रेजेंस है। राइट, कोई चीज़ एक्टिवेट रहती है तो वो एक्टिवेटर का काम करती है, तो वो पाथवे को ऑन रखती है। लेकिन अगर कोई चीज़ पाथवे को ऑफ रख रही है दैट मीन्स व्हाट, इट इज़ एक्टिंग एज अ इनहिबिटर। तो इन्हीं दोनों का आप रोल देखोगे कि एक्टिवेटर और इनहिबिटर कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं और सारे के सारे पाथवे को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस के एनर्जी बैलेंस शीट के थ्रू। यानी ग्लाइकोलिसिस में जो एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ वहाँ पे चीज़ें बैलेंस कैसे हुई और किस पाथवे में क्या प्रोड्यूस हुआ। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आई मीन टू से, आप ये देख सकते हैं पर्टिकुलर पाथवे जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डील किया था कि हेक्सोकाइनेज जो होता है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूटिलाइजेशन करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पहला जो पाथवे होता है जिसमें कि हेक्सोकाइनेज काम कर रहा है, ओके, इट्स अ हेक्सोकाइनेज। वो क्या करता है, वो एक्चुअल में 1 एटीपी का यूज करता है, मतलब कि 1 एटीपी यूटिलाइज हुआ, इसलिए हम यहाँ पे -1 एटीपी लिख रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, सिमिलरली एक और पाथवे आता है, अगर आप देखना चाहें, एक और पाथवे था जिसमें कि अगेन एटीपी का यूज हो रहा था। कहाँ, कौन सा एंजाइम था वहां पे, दैट इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो हम क्या करते हैं, इसको फॉस्फो PFK लिखते हैं। ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये भी क्या कर रहा था, ये भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूटिलाइजेशन कर रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लगाया है। अब अगर हम बात करें थर्ड पाथवे की, जिससे हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड और ढैप का फॉर्मेशन, यानी हम बात कर रहे हैं इस पाथवे की, सीधस। ठीक है, इस पाथवे में आप देख सकते हैं जब ये पाथवे होता है यानी ग्लिसरल्डिहाइड जब बन जाता है, जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड में चेंज हो जाता है तो वो क्या यूज करता है, 2NAD+ को 2NADH में चेंज करता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये सब कुछ मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, एंड ढैप, ये क्या कर रहे हैं, इनका जो पाथवे है, ओके, इनके बनने का पाथवे एज वेल एज कन्वर्जन का जो पाथवे है फॉर द नेक्स्ट अदर कंपाउंड, इसमें एक्चुअल में क्या मिलता है हमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिलता है, क्योंकि ये भी एनर्जी का ही फॉर्म होता है। तो ये हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। फोर्थ अगर स्टेप की हम बात करें तो फोर्थ स्टेप में आपको मिलता है, दैट इज एक ऐसा एंजाइम जो कि एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सेवेंथ स्टेप में, जो कि है फॉस्फो ग्लूकोकाइनेज। तो इसको हम PGK लिख सकते हैं, फॉस्फो ग्लूकोकाइनेज। इस पाथवे में क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का गेन हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया है। सिमिलरली एक और स्टेप है, अगर हम बैक जाएं वापस तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10th स्टेप में, जिसमें पायरुवेट काइनेज क्या कर रहा है, 2 ATP का जनरेशन कर रहा है। तो पायरुवेट काइनेज के लिए हम PK लिख सकते हैं, जो कि क्या कर रहा है, जो कि 2 ATP का प्रोडक्शन कर रहा है। अब अगर नॉर्मली देखा जाए तो क्या हुआ है, 2 ATP लॉस हुआ है, यानी दिस वन एंड दिस वन, 2 ATP का लॉस हुआ है, एज वेल एज
ये 2 एटीपी यानी दो करके यानी टोटल 4 एटीपी का गेन हुआ है। तो नेट एटीपी यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ से नेट एटीपी हो गए 2 एटीपी। और नॉर्मली हमको पता है कि एक NADH मॉलिक्यूल ये इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.5 एटीपी के। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, 2.5 एटीपी का कहने का मतलब हो गया 2 NADH मिलकर कितना दे देंगे, ये दे देंगे, दैट इज टोटल ऑफ 5 एटीपी। तो जो नेट एटीपी पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस में प्रोडक्शन हुआ उसका वो कितना हो गया, वो हो गया 5 एटीपी प्लस 2 एटीपी, दैट विल बी गिविंग राइज टू टोटल ऑफ 7 एटीपी। तो पूरे ग्लाइकोलाइसिस में जितना नंबर ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन हुआ वो है टोटल 7। तो ये थी एनर्जी की बैलेंस शीट मेनली ग्लाइकोलाइसिस के लिए। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन के बारे में। जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं यानी पूरा का पूरा पाथवे मेन एंजाइम पे डिपेंड होता है। यहाँ पे याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस में मेनली आपके कौन से स्टेप रेगुलेट होते हैं, जो स्टेप इरिवर्सिबल है। ओके, अगर मैं आपको वापस से फिगर दिखाऊं तो आप इजीली पहचान पाएंगे कि कौन से स्टेप इरिवर्सिबल है। सी दिस, अगर मैं यहाँ पे एक और कलर ले लेती हूँ ताकि मैं हाईलाइट आपको कर सकूं। पहला स्टेप देखिए ये रहा, राइट। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि सिंगल एरो है, यानी जो पहला एंजाइम होगा जो कि काम करेगा किसमें, रेगुलेशन में, वो होगा हेक्सोकाइनेज। और कोई यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन वो कौन सा होगा, दैट इज दी थर्ड स्टेप, राइट। और एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, यानी ये हो गया हमारा सेकेंड रेगुलेटरी एंजाइम। और नेक्स्ट आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा दिख रहा है, लास्ट वाला। इसके अलावा बीच में जितने भी रिएक्शन है सबके सब रिवर्सिबल है, यानी वापस रिवर्ट बैक में जा सकते हैं। इरिवर्सिबल यानी पीछे की तरफ वापस नहीं हटेंगे, ऐसे रिएक्शंस कौन से हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड 10th स्टेप। 10th में कौन है, दैट इज पाइरुवेट काइनेज। तो ये आपको 3 एंजाइम का नाम याद रखना है। ये तीनों एंजाइम मिलके क्या करती हैं, पूरे के पूरे पाथवे को रेगुलेट करती हैं। तो स्टेप कौन से थे, स्टेप नंबर 1, 3 एंड 10। तो आपके सामने मैंने सेपरेट तरीके से तीनों की तीनों रिएक्शन को लिख दिया है, जिस रिएक्शन के टाइम पे रेगुलेशन होगा पाथवे का, आई मीन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का। और इस पाथवे को या इस स्टेप को रेगुलेट कौन करेगा, पहला जो एंजाइम है उसका नाम है क्या, दैट इज दी हेक्सोकाइनेज। दूसरे एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड तीसरे एंजाइम का नाम है पाइरुवेट काइनेज। ओके, और ये तीनों जो एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे पाथवे को रेगुलेट करेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि रेगुलेशन का मीनिंग क्या हुआ। रेगुलेशन का मीनिंग ये होता है कि मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि ये जो एंजाइम है ये जिस प्रोडक्ट को फॉर्म करती है ना, मैक्सिमम टाइम, ओके, नॉट ऑलवेज, जनरली ये देखा जाता है कि ये एंजाइम अपने प्रोडक्ट के थ्रू ही इनहिबिट होती हैं। कहने का मीनिंग ये हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एनालॉजी लेते हैं, किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है बहुत सारे सामान का, लेकिन अगर मार्केट में उस सामान का वैल्यू या फिर आप कह सकते हो डिमांड कम हो जाता है, तो उस फैक्ट्री को दुकानदार क्या कह देते हैं कि अब हमें इस सामान की ज़रूरत नहीं है। तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि अगर उनको लगता है कि भाई हमारा सामान अगर मार्केट में नहीं जा पा रहा है तो हम सामान के प्रोडक्शन को रोक देते हैं। और मार्केट में क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी वो सामान बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब मार्केट वालों को उन सामान की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी यही एनालॉजी अप्लाई होती है कि जब प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट उस एंजाइम को ही इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं जिस एंजाइम की वजह से इनका प्रोडक्शन हुआ है। प्रोडक्ट मेनली कौन से होते हैं, प्रोडक्ट इस साइड वाले होते हैं सब के सब, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट अपने प्रीवियस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा हो। मैंने जैसे कि कहा आपको जनरली होता है, नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो देखते हैं कि इनके इनहिबिटर क्या हैं। हेक्सोकाइनेज के इनहिबिटर और एक्टिवेटर कौन है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का इनहिबिटर और एक्टिवेटर कौन है, एज वेल एज पाइरुवेट काइनेज का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इन सारे एंजाइम्स का एक शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है ताकि हमें लाइक डील करने में आसानी हो। जैसे कि हेक्सोकाइनेज के लिए मैंने जो शॉर्ट टर्म यूज़ किया है दैट इज द HK। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के लिए मैंने शॉर्ट टर्म यूज़ किया है PFK1 एंड पाइरुवेट काइनेज के लिए मैंने यूज़ किया है PK। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेक्सोकाइनेज के लिए। हेक्सोकाइनेज के लिए जो एक्टिवेटर होता है
वो एक्टिवेटर मेनली क्या होता है, दैट इज द AMP। ओके, AMP जो होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो हेक्सोकाइनेज के लिए एज अ एक्टिवेटर काम करता है। लेकिन अगर इनहिबिटर की बात करें कि इस एंजाइम को इनहिबिट कौन करता है, तो वेरी ऑब्वियस आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट क्या बन रहा है, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो एक्चुअल में इसका इनहिबिटर कौन हो जाता है, इसका इनहिबिटर हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है, एज वेल एज हाई लेवल ऑफ ATP जो होता है ये इनहिबिट करता है HK को, दैट इज हेक्सोकाइनेज को। तो अगर पाथवे जब चल रहा है उस वक्त पे अगर हाई अमाउंट ऑफ ATP है एज वेल एज हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो उस वक्त पे क्या देखा जाता है कि हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है और पाथवे आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, यानी यहाँ इस पर्टिकुलर पाथवे पे इनहिबिशन हो जाता है हेक्सोकाइनेज का। अब आगे पढ़ते हैं सेकेंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे। ये तो था पहला, राइट, ये था पहला रेगुलेशन। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, दैट इज द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को कौन एक्टिवेट करता है या फिर कौन इनहिबिट करता है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर इनके एक्टिवेटर की बात करें तो इसमें कौन कौन चले आते हैं, इसमें चले आते हैं AMP। ठीक है, AMP अगर रहेगा तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्टिवेट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाता है दैट इज दी एक और यहाँ पे आप कह सकते हो मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ओके, बिसफॉस्फेट, इट इज ऑल्सो अ एक्टिवेटर ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो पहला तो हो गया दैट इज दी AMP, पहला हो गया AMP और दूसरा हो गया कौन, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों एक्टिवेटर होते हैं PFK1 के। तो ये हो गई एक्टिवेटर की बात। अब हम बात करते हैं इनहिबिटर के लिए। इनहिबिटर में कौन कौन चला आता है, पहला चला आता है ATP। अगर ATP हाई रहा तो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। सेकेंड अगर हम बात करें, अगर इस पाथवे में दैट इज सिट्रेट का अमाउंट ज्यादा, साइट्रेट का अमाउंट प्रेजेंट ज्यादा रहा, दैट इज दी साइट्रेट। तो साइट्रेट जब ज्यादा प्रेजेंट रहता है तो ये देखा जाता है कि इसका पूरा का पूरा एक्शन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये पाथवे समहाउ आगे जाकर पायरुवेट प्रोडक्शन के बाद कहाँ जाता है, एसिटाइल कोए में चेंज होकर चला जाता है TCA साइकिल में। TCA साइकिल में साइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ देखा जाता है कि अगर साइट्रेट ऑलरेडी ज्यादा है तो इस पाथवे पे या इस पॉइंट पे दैट इज PFK को आकर रोक दिया जाता है, साइट्रेट आता है और PFK को आकर इनहिबिट कर देता है। इसलिए कर देता है क्योंकि सेल में अभी और ज्यादा पायरुवेट की जरूरत नहीं है, ना पायरुवेट टू एसिटाइल कोए कन्वर्जन की जरूरत है और ना ही एसिटाइल कोए से TCA साइकिल में एंटर करने की जरूरत है। तो यहाँ पे वही हो गया कि भाई ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, अब और नया प्रोडक्शन मत करो, अभी रुक जाओ। तो दैट इज वाई ये इनहिबिटर का काम करते हैं साइट्रेट एंड ATP फॉर द PFK1। अब हम बात करते हैं पायरुवेट काइनेज की। इसके अगर हम एक्टिवेटर की बात करें तो ऑब्वियसली इसका भी एक्टिवेटर कौन होता है, दैट इज द AMP। ओके, AMP इस पाथवे को एक्टिवेट करने का काम करता है। अगर इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर में चला आता है दैट इज फर्स्ट चला आता है ATP। ATP यूज टू एक्ट एज अ इनहिबिटर ऑफ PK, क्योंकि आप देख सकते हैं ATP का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, राइट। ज्यादा ATP हो जाएगा तो ATP बोल देगा भाई अब प्रोडक्शन बंद करो, अभी मेरा अमाउंट बहुत ज्यादा है, अभी मुझे और प्रोडक्ट और ज्यादा प्रोड्यूस होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ATP अगर ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज एंजाइम को जाकर इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट अगर फैक्टर की बात करें जो कि पाथवे को इनहिबिट कर सकता है, उसे हम कहते हैं एसिटाइल कोए। क्योंकि पायरुवेट जब बन जाता है, अगर मैं यहाँ से एक पाथवे बताऊं, पायरुवेट जब बन जाता है तो वो एसिटाइल कोए में चेंज होता है, एसिटाइल कोए फिर TCA साइकिल में एंटर कर जाता है। लेकिन जब एसिटाइल कोए का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है तो वो क्या करता है, वो पायरुवेट काइनेज को आकर इनहिबिट कर देता है। इसलिए ताकि पायरुवेट ना बने, और पायरुवेट नहीं बनेगा तो पायरुवेट टू एसिटाइल कोए का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी फिलहाल सेल के अंदर एसिटाइल कोए का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पे इनहिबिटर आता है जिसे हम मेनली कहते हैं एलानिन। ये भी क्या करता है, ये भी एज अ इनहिबिटर का काम करता है फॉर दी पायरुवेट काइनेज। तो ये तीन एंजाइम, अभी आपको मालूम पड़ रहा है कि किसका एक्टिवेटर कौन है,
किसका इनहिबिटर कौन है, किसकी प्रेजेंस में ये एंजाइम एक्टिवेट होंगे और किसके प्रेजेंस में ये एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएंगे या फिर इनहिबिट हो जाएंगे। इसमें जो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है वो होता है PFK, ठीक है, दैट इज दी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आई मीन टू से पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस में जिस पॉइंट पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्ट कर रहा होता है मेनली स्टेप 3 में, ठीक है, स्टेप 3 में जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्ट कर रहा होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं दैट इज द रेट लिमिटिंग रिएक्शन, लिमिटिंग रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। यानी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने का जो स्टेप होता है उसे हम कहते हैं रेट लिमिटिंग रिएक्शन। अब अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट लिमिटिंग रिएक्शन, तो रेट लिमिटिंग रिएक्शन एक स्लोएस्ट स्टेप होता है पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन में, जो ये डिटरमाइन करता है कि रिएक्शन जो चल रहा है, जो पूरा पाथवे चल रहा है उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी किस रेट से वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। और ये रिएक्शन या फिर ये चीज जो डिटरमाइन करता है उस स्टेप को हम कहते हैं रेट लिमिटिंग रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे रेट लिमिटिंग रिएक्शन ऑब्लिक स्टेप का डेफिनेशन लिख दिया है, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप इन केमिकल रिएक्शन दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। एक ऐसा स्लो स्टेप पूरे के पूरे रिएक्शन में जो पूरे के पूरे रिएक्शन का क्या बता देगा, रेट बता देगा कि किस रेट के साथ वो पूरा का पूरा रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इस पाथवे को हम और इस स्टेप को हम कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप ऑब्लिक रेट लिमिटिंग रिएक्शन। अगर बात की जाए तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा पाथवे जो होता है रेट लिमिटिंग होता है, तो इट इज अ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 वाला जो स्टेप होता है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये वाला पाथवे जो होता है उसे हम कहते हैं रेट लिमिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एंजाइम्स हैं एक्चुअल में ये इनहिबिटर के थ्रू इनहिबिट हो कैसे रही हैं। तो अगर जनरल बेसिस पे देखा जाए तो किसी भी एंजाइम का अगर आप नॉर्मल एक जनरल डायग्राम अगर देखते हो तो एंजाइम में क्या होता है, एंजाइम मेनली लॉक एंड की सिस्टम से काम करता है, राइट। 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई। तो मान लीजिए ये एक एंजाइम है, राइट, ये एंजाइम है और ये वाला जो साइट है इसका ये है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए बना है। साथ साथ में इसके पास एक और साइट होता है जिसे हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट कह सकते हो आप, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है जब कोई चीज इस एंजाइम को एक्टिवेट करने वाली होती है, ठीक है, दिस इज अ एंजाइम, अगर अब उसका सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो क्या करेगा, वो सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर बाइंड करेगा और उस एंजाइम को क्या कर देगा, उस एंजाइम को एक्टिव कर देगा। अब एंजाइम अगर एक्टिव हो गया है तो क्या करेगा, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन जितने भी इनहिबिटर्स की हमने बात की है वो इनहिबिटर्स कैसे एंजाइम को डीएक्टिवेट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो आकर यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं दैट इज द एलोस्टेरिक साइट में। और एलोस्टेरिक साइट में बाइंड करने के बाद क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एलोस्टेरिक साइट में स्पेशली कब, जब इनहिबिटर आकर यहाँ पे बाइंड कर रहा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जब इनहिबिटर आकर यहाँ पे बाइंड कर रहा है, इनहिबिटर बाइंडिंग इज देयर, तो क्या देखा जाता है कि ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव होने के बाद नो फंक्शन, अब फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे कर रहा था, क्यों सबस्ट्रेट रहने पर वही एंजाइम एक्टिव हो जा रहा है और कैसे इनहिबिटर रहने से वही एंजाइम डीएक्टिव हो जा रहा है, क्योंकि इसके पास जो दो साइट है उसका प्रॉपर बेसिस पे यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है। ओके, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज में आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो एज अ इनहिबिटर काम करता है, दैट इज द H+ आयन, ठीक है। किसी किसी केस में देखा गया कि H+ आयन भी एज अ इनहिबिटर काम करता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के केस में। सो दिस वाज द होल रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, बिकॉज आप लोगों का जो कमेंट होता है वही हमें मोटिवेट रखता है आपके लिए और ज़्यादा बेटर बेसिस पे काम करने के लिए। और कोई सजेशन हो तो ऑब्वियसली वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू like this video as well as share this video with your friends whosoever is preparing for CSIR नेट एग्जामिनेशन, as well as आप टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट पाने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन
जिससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको उसी वक्त तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ CSIR नेट के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, एंड आई एम प्लानिंग वन वीडियो जिसमें कि ये मैं तीनों वीडियो का समरी जो है वो एक वीडियो में ऐड करूंगी। सो आई एम प्लानिंग फॉर दैट ऑल्सो, बट माइट भी आने वाला जो वीडियो होगा वो CSIR नेट के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लेवल एंड हैव अ ग्रेट डे।